नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ। बेस्ट कंटेंट हमारा इसलिए है कि ऐसा कोई कंटेंट यूट्यूब पे अभी ग्राम पंचायत अधिकारी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करा रहा है। तो आज उसी संबंध में हम पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य योजना को देखेंगे। इसके पहले भी इस टॉपिक पे हमने 2 वीडियो बना ली है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है केंद्रीय वित्त आयोग एवं पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका। तो आज इस टॉपिक को हम देखेंगे। इसके पहले हमने पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर और आय के अन्य स्रोत देखे थे। उसके बाद राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार और क्रियाकलाप हमने पिछले 2 वीडियोज में देखे। आज हमारा तीसरा वीडियो इस टॉपिक में होने वाला है, जो 10 मार्क्स का पूरा टॉपिक है। 6 टॉपिक है इसमें, इनको हम देखने वाले हैं। इन 6 टॉपिक्स के बाद हमारा 100 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन के लगभग एमसीक्यू होगा। उसमें अगर आप वो वीडियो देख लेंगे 100 एमसीक्यू वाला, तो आपने जो भी इन 6 वीडियो में देखा होगा उसको पूरी तरह से, अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही भी होंगे और आपके 100 के 100 क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। फिर इस चैप्टर को पढ़ने की दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस कंटेंट के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ आज आप अगर पढ़ते रहेंगे तो इस साल 2024 में जो वैकेंसी कंप्लीट होगी, उस समय आप ग्राम पंचायत अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं अपने कंटेंट पे। कंटेंट आज हमारा रहने वाला है केंद्रीय वित्त आयोग एवं पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका। मतलब केंद्रीय वित्त आयोग की क्या भूमिका है। तो हमने जब पढ़ाया था आपको राज्य वित्त आयोग, तो उसमें बताया था राज्य वित्त आयोग का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो 243I है या 243 है। तो उसी तहत मतलब केंद्रीय वित्त आयोग का जो आर्टिकल है वो 280 है। तो आज हम इसको देखेंगे। देखिए, 15 अब तक के 15 वित्त आयोग बन चुके हैं केंद्रीय वित्त आयोग। हमें इनको एक बार मतलब ऊपर ऊपर से देखना है और 15वां वाला जो है इनको थोड़ा जान लेना है कौन है। पहला केसी नियोगी 1951 में नियुक्ति हुई। सबसे पहले नियुक्ति केंद्रीय वित्त आयोग की 1951 में हुई थी। दूसरा के संथानम थे 56 में। तीसरा ए के चंदा 1960 में। चौथा डॉक्टर पीबी राजमन्नार 1964 में। पांचवा महावीर त्यागी 1968 में। और छठा ब्रह्मानंद रेड्डी 1972 में। सातवां जीएम सैलात 1970 में। आठवां वाईबी चौहान 1982 में। नौवां एनके पी सालवी और 10वां केसी पंत 1992 में। 11वां एएम खुसरो 1998 में। 12वां डॉक्टर सी रंगराजन 2002 में। 13वां डॉक्टर विजय केलकर 2007 में। 14वां वाईबी रेड्डी 2013 में। और 15वां एनके सिंह 2017 में। सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए, थोड़ा मैं इसे छोटा करता हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप कभी भी इसे देखकर याद कर पाए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको हम देखते हैं। अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये एनके सिंह है। ये 2017 से, जो 2017 में 15वां वित्त आयोग बनाया गया, उसके अध्यक्ष हैं। कौन अध्यक्ष है? तो एनके सिंह। एनके सिंह कौन है? तो ये भारत के पूर्व सचिव रह चुके हैं और 2008 से 2014 तक बिहार से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इनके बारे में आपको यही जानना है। ये अध्यक्ष हैं अभी केंद्रीय वित्त आयोग के, और 2008 से 2014 तक राज्यसभा सांसद रहे हैं बिहार से, और भारत के पूर्व सचिव भी रहे हैं। इनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी। तो चलिए अब हम देखते हैं केंद्रीय वित्त आयोग को। इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे केंद्रीय वित्त आयोग क्या होता है, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, और इनकी जो पंचायत में क्या भूमिका रहती है, ये पंचायत को किस प्रकार से फंड देते हैं, इसको आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग एक संवैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। अगर डायरेक्ट पूछ ले जाए कि आर्टिकल 280 किससे संबंधित है, तो आपको बताना है केंद्रीय वित्त आयोग से। अगर आपसे पूछ ले जाए कि 243 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे राज्य वित्त आयोग से। और वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कितने वर्ष पर? मतलब कार्यकाल इनका 5 वर्ष का है।
यदि राष्ट्रपति चाहे, उन्हें आवश्यक लगे तो 5 वर्ष के पूर्व भी वित्त आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो जो पिछला कार्यकाल है उसे टर्मिनेट कर सकती है, उसे खत्म कर सकती है और नया कार्यकाल वहीं से स्टार्ट कर सकती है। ठीक है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, मतलब कुल टोटल 5 लोग होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। उसके बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष और चारों सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं 4, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अगर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनको हटाया भी राष्ट्रपति द्वारा ही जाता है। और ये सभी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश में उल्लिखित समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। मतलब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार कोई केंद्रीय वित्त आयोग का अध्यक्ष बन गया तो दोबारा नहीं बना जा सकता। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसके टर्म को फिर से बढ़ा सकता है या दोबारा कभी भी उनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे, कार्यकाल 5 साल का है और अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। ये संवैधानिक निकाय है और अर्ध न्यायिक भी है। इसके बाद हम देखते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यता। अध्यक्ष की भी योग्यता को देखेंगे और जो सदस्य हैं इसमें उनकी भी क्या योग्यता होनी चाहिए कि उनको राष्ट्रपति महोदय जो है कि नियुक्ति दे। देखिए, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए और उनकी नियुक्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए, ये निर्धारित करने का अधिकार संविधान द्वारा संसद को दिया गया है। ये कौन फैसला लेगा कि योग्य है कि नहीं है? और एक योग्यता की परफॉर्मा होता है, मतलब बता दिया गया कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो ये योग्य है। उसी को हम नीचे देखेंगे, क्या उनके पास क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बन सकें। तो चलिए देखते हैं, निम्न है, इनमें से देखते हैं क्या क्या है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की जा सकती है जिनके पास सार्वजनिक मामलों पब्लिक अफेयर्स में अनुभव है। पब्लिक अफेयर्स मतलब जैसे कि वो अगर सचिव का काम कर चुके हैं या राज्यसभा या तो न्यायाधीश रह चुके हैं, उनको मतलब पब्लिक से रिलेटेड कोई भी काम कर चुके हैं तो अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए वह एलिजिबल है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसके अलावा जो 4 सदस्य हैं, एक तो अध्यक्ष जी थे, इनको सार्वजनिक मामलों का ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अध्यक्ष को क्या होना चाहिए? तो अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का ज्ञान होना चाहिए, पब्लिक अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए और अनुभव होना चाहिए। अध्यक्ष जी क्लियर हो चुके हैं, जो कि अभी एन.के. सिंह है। एन.के. सिंह के पास पब्लिक अफेयर्स मतलब सार्वजनिक मामलों में अनुभव है। क्यों है? क्योंकि भारत के पूर्व सचिव रहे हैं और 2008 से लेकर 2014 तक बिहार से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा जो 4 सदस्य हैं इस आयोग में, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके लिए? तो इसके अलावा जो 4 सदस्य हैं उनमें से एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, मतलब रिटायर्ड हो चुका हो। अगर हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपने जहाँ भी न्यायाधीश है उसको रिजाइन देना पड़ेगा और इस आयोग में आ सकता है। या फिर उनके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। या तो जो क्वालिफिकेशन न्यायाधीश बनने के लिए होता है वही उनके पास होना चाहिए। ठीक है। पहला सदस्य हो गया। दूसरे सदस्य को देखते हैं अब। एक के पास अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का विशेष ज्ञान होना चाहिए। एक हो गया जिसके पास न्यायाधीश के बराबर या न्यायाधीश ही होना चाहिए और दूसरा जिसके पास अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। एक के पास सरकार और वित्त और लेखा फाइनेंस और अकाउंट से संबंधित विशेष ज्ञान होना चाहिए। नॉर्मल ज्ञान नहीं चाहिए, विशेष ज्ञान होना चाहिए और इसका डिसीजन राष्ट्रपति और संसद द्वारा किया जाता है। एक के पास वित्तीय मामलों और प्रशासन संबंधित व्यापक अनुभव होना चाहिए। ये 4 हो गए। पहला था जो न्यायाधीश या न्यायाधीश के बराबर का क्वालिफिकेशन रखता हो। दूसरा अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो। तीसरा सरकार के वित्त और लेखा का जानकार होना चाहिए
और चौथा, वित्तीय मामलों के अलावा प्रशासन से संबंधित उसके पास व्यापक अनुभव होना चाहिए। तो ये संरचना थी, कंपोजिशन था एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का। इसके बाद हम देखते हैं वित्त आयोग के मेन कार्य क्या है, करते क्या हैं। ये करते क्या हैं, जो ये भारत में इतनी बड़ी इनके अनुच्छेद 280 के तहत इन्हें स्थापित किया गया, तो ये करते क्या हैं। अब इनको हम कार्यों को देखेंगे। वित्त आयोग निम्नलिखित मुद्दों पर भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है। मतलब एक स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय है। तो जो भी सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको संसद में भी रखता है और उन पर विचार करने को बोलता है। अगर ये संसद द्वारा पास होता है तो कार्य उसको आगे बढ़ाया जाता है। भारत की जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि में से केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत जो केंद्रीय वित्त आयोग है, यही बताता है कि किस राज्य में कितना विकास हो चुका है, किस राज्य को कितना संचित निधि जो भारत का है उससे कितना पैसा देना है और किसको कितना कम देना है। इस पर वह बात करता है और राष्ट्रपति को एक सिफारिश करता है कि किस राज्य को कितना पैसा देना चाहिए और एक रिपोर्ट तैयार करके वो राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के समेकित निधि का विस्तार करने के लिए आवश्यक कदम की भी सिफारिश करता है। जो देखिए, तो भारत की संचित निधि हो गई ये वाली, और राज्य की भी समेकित निधि होती है, तो उसका विस्तार करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि पंचायत और जो नगर पालिका है, जो मतलब त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, उसको देखने के लिए बोलता है। और उसके बाद जो है कि सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मामला भी है। सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मामला है तो उसकी भी वो उस पे एक रिपोर्ट तैयार करता है और राष्ट्रपति को सौंपता है। सुदृढ़ वित्त के हित में कोई भी मामला राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा जा सकता है और आयोग उस पर तुरंत मतलब जितना जल्द हो सकेगा उस पर रिपोर्ट एक तैयार करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने उसे भेजा है उसको रिपोर्ट तैयार करने के लिए। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है। जो भी आयोग रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी उसको संसद में पेश कर देते हैं, मतलब दे देते हैं, संसद में रखवाया जाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाया जाता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी हो सके। जो भी सिफारिश केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा दी जाती है उस पर उसका एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण भी दिया जाता है कि कोई भी इंसान अगर उसे पढ़ता है तो उसे आसानी से समझ में आए और उस पर विचार करे कि क्या करना है, कैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं का विकास करना है, कैसे किन राज्यों में कितना अनुदान देना है। उसके बाद इसके अलावा देखते हैं वित्त आयोग से संबंधित तथ्य और क्या हो सकते हैं। तो वित्त आयोग राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को जोड़ने के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि का मूल्यांकन करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, इस पॉइंट में भी दिया गया हुआ था ये चीज, इस वाले पॉइंट में, कि वह पंचायतों और नगर पालिकाओं के विकास के लिए एकदम मन लगा के सोचता है कि राज्य के समेकित निधि में कैसे अनुदान का मूल्यांकन वृद्धि कराया जाए। वित्त आयोग के पास अपने गतिविधि क्षेत्र के भीतर अपने कार्यों को करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। जो वित्त आयोग है ना, केंद्रीय वित्त आयोग, इसके पास अपने क्षेत्र के भीतर अपने कार्यों को करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। क्यों? आपने ऊपर देखा होगा, संवैधानिक निकाय के साथ साथ यह अर्ध न्यायिक निकाय भी है। मतलब ये 50% तक न्याय भी दे सकता है किसी भी मामले में, अपने से जुड़े मामलों में। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार वित्त आयोग के पास सिविल कोड की सभी शक्तियां हैं। सिविल कोड के पास जो शक्तियां होती हैं उसके पास भी वही सेम बराबर शक्तियां हैं। यह गवाहों को बुला सकता है, किसी कार्यालय या अदालत सार्वजनिक दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश करने के लिए भी कह सकता है। किससे? किसी कार्यालय, मतलब कोई भी सरकारी कार्यालय या अदालत है तो उससे जो भी दस्तावेज रिकॉर्ड रखा हुआ है सरकारी, वो उसे मंगा भी सकता है और उसे पेश भी कर सकता है। और किसी को भी गवाहों के रूप में, मतलब कोई भी अपने से जुड़ा मामला वो देख सकता है, क्योंकि वह अर्ध न्यायिक निकाय है।
इसके बाद देखते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की अनुशंसा। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की अनुशंसा संबंधित प्रावधान तो है, लेकिन कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा सरकार पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी होगी। मामला यह है कि वो फैसला तो देते हैं लेकिन सिफारिशें भी करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा बहुत सारा रिपोर्ट भी तैयार करते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसके किसी भी सिफारिश के लिए, किसी भी रिपोर्ट के लिए लागू करा जाए वो बाध्यकारी नहीं है। वो तो संसद के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जो केंद्र सरकार कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके ऊपर छोड़ा जाता है कि उनको किस प्रकार से इस रिपोर्ट्स को देखना है। इसके संबंध में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार ने यह कहा था। आपको और हमें जो लाइन बोली जा रही है इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाएगा। चौथे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार, डॉक्टर पीवी राजमन्नार बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के विकास के लिए बहुत सारी सिफारिशें, बहुत सारी रिपोर्ट तैयार की थी उस समय। इन्होंने क्या कहा था देखिए, क्योंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इससे अपेक्षा की जाती है कि वह अर्धन्यायिक हो, तो वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को जो भी अनुशंसा की जाती है, सिफारिशें जो की जाती हैं, भारत की सरकार उसे गंभीरता से लेना चाहिए और बिना किसी दमदार वजह के उसकी अनुशंसा को पूर्णतः अस्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या समझा आपने? डॉक्टर पीवी राजमन्नार ने यह कहा, उन्होंने कहा कि जो ये केंद्रीय वित्त आयोग है अर्धन्यायिक है, तो जो भी ये सिफारिशें राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपती या करती हैं, तो जो भारत के सरकार के पास राष्ट्रपति द्वारा भेजी जाती है, तो वह उनको इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर केंद्रीय वित्त आयोग ने कोई भी रिपोर्ट तैयार की है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए और बिना किसी दमदार वजह, बिना किसी कारण बताओ कि उनको अस्वीकार नहीं करना चाहिए जो भी रिपोर्ट भेजे जाते हैं। क्योंकि केंद्रीय वित्त आयोग ने काफ़ी सर्वे, काफ़ी मेहनत करके कोई रिपोर्ट बनाती है, तो उसे अस्वीकार कर देंगे तो केंद्रीय वित्त आयोग किस प्रकार से काम करेगा, उसका मनोबल टूट जाएगा। इसके बाद देखते हैं वित्त आयोग की सलाहकारी भूमिका। अब सलाहकारी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वित्त आयोग का जो मेन काम आप ऊपर भी देख रहे होंगे, राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है। राष्ट्रपति को जो भी राज्यों की बातें हैं उनको सिफारिशें करता है ऊपर जाके। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और इसलिए सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। मामला ये है, क्योंकि ये सिफारिश सलाह दे रहा है तो राष्ट्रपति संसद को भेजता है, संसद के जो कैबिनेट है उनका अंतिम फैसला होता है और वह किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। इसीलिए तो पिछले आपने देखा कि डॉक्टर पीवी राजमन्नार ने क्या कहा कि अगर कोई गंभीर वजह नहीं है उनके पास कोई, तो उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तो सरकार बाध्यकारी नहीं है तो सरकार को जो समझ में आता है वो उस हिसाब से काम करते हैं और इनके मामलों को, ज़्यादा सिफारिशों को अस्वीकार ही कर देते हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है और राज्यों को धन देने पर आयोग की सिफारिशों को लागू करें। सिफारिशें भारत के सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। वह जो उनको रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि इस राज्य को इतना धन दिया जाए, इस राज्य को इतना धन दिया जाए, यह बात कोई जरूरी नहीं है कि भारत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है कि उनकी बातें माने। यहाँ पर बाध्यकारी के बीच में नहीं होगा, आप नहीं लिख लीजिए, बाध्यकारी नहीं होगी। तो कोई भी सिफारिश जो केंद्रीय वित्त आयोग कर रहा है राष्ट्रपति से, वह केवल सलाहकारी है, उसको मान लिया गया कि वह सलाहकार है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का कौन सा वित्त आयोग सलाहकार है, तो आप कहेंगे केंद्रीय वित्त आयोग। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 15वें वित्त आयोग की संरचना कैसे की गई है, कौन कौन है इसमें। हमने ऊपर देखा था एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, तो उसी को हम देखेंगे कौन कौन अभी इसमें प्रेजेंट है, कौन अध्यक्ष है और कौन सदस्य है। ठीक है, देखते हैं। अनुच्छेद 280(1) जो है, अनुच्छेद 280 में तो बात की गई है केंद्रीय वित्त आयोग की, उसका उपबंध है, उसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है केंद्रीय वित्त आयोग। ठीक है,
27 नवंबर 2017 को एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये डेट आप याद रखेंगे। और एनके सिंह को हमने पहले भी आपको रटवा दिया है कि एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इनको तो रटना ही रटना है। 27 नवंबर 2017 तारीख भी याद कर लें। इसके बाद एनके सिंह भारत के पूर्व सचिव एवं 2008 से 14 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। पहले मैंने आपको बात बताई है। एनके सिंह के बारे में इतनी जानकारी हमें और आपको तो होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। चलते हैं आगे। इनके अलावा 4 सदस्य हैं, वो कौन कौन है? तो एक शक्तिकांत दास हैं, जो कि भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव थे। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अनूप सिंह हैं, जो सहायक प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय वाशिंगटन में, ठीक है, अमेरिका में। पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर अशोक लाहिड़ी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं बंधन बैंक के, तथा डॉक्टर रमेश चंद हैं, सदस्य हैं, जो कि नीति आयोग के। इसके अंशकालिक सदस्य मनोनीत किए गए हैं। ये जो डॉक्टर रमेश चंद हैं अंशकालिक सदस्य हैं, इनके बाद कोई और भी आएगा। ठीक है। अब इसमें नोट दिया गया है, मतलब इनको इस बात पर ध्यान देना है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पंचायतों को साफ पानी, इस पॉइंट पे हम गौर करेंगे थोड़ा। पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1.42 करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान दिया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। किसने सिफारिश की है? तो 15वें वित्त आयोग ने। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है। और 4 सदस्य कौन है? तो डॉक्टर रमेश लाहिड़ी, डॉक्टर रमेश चंद, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर अनूप सिंह और शक्तिकांत दास हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5 वर्षों 2021-22 से 2025-26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1,42,84 करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है। कितना हुआ? 1,42,84 करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान। इतना रुपया दिया गया है केवल साफ पानी और स्वच्छता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरे भारत के लिए दिया गया है। गाँव में इन सेवाओं को सुरक्षित करने और इस प्रकार की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता पर अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मेन जो है बीमारी का कारण होता है पानी और गंदगी, गंदा पानी और गंदगी। अगर साफ पानी सबके पास होगा और स्वच्छता होगी आपके एनवायरनमेंट पर्यावरण में, तो कोई बीमारी होगी नहीं। इससे स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा सरकार का मानना है। अगर वो जमीन पर लागू होता है तो ऐसा सच में सकारात्मक दिखाई देगा। इसके बाद 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान से ग्राम पंचायतों को उनकी सुनिश्चित जलापूर्ति व स्वच्छता संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी तथा ग्राम पंचायत सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। यह भारत के संविधान में 73वें संशोधन के अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पूर्ण रूप से सुनिश्चित जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी योजनाओं को लागू किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके बाद हम देखेंगे पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान। केंद्र सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं को, इसको देखते हैं। 15वें वित्त आयोग की पंचायत अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष है। 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है। 4 सदस्य शक्तिकांत दास, डॉक्टर रमेश चंद, अशोक लाहिड़ी और एक सदस्य और हैं, देखते हैं, डॉक्टर अनूप सिंह। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है इनका वर्ष क्या है, पंचायत अवधि क्या है, 2021-22 से लेके 2025-26 तक। और एनके सिंह कौन थे? तो पूर्व सचिव और 2008 से 14 तक राज्यसभा सांसद रहे हैं। इनके बारे में इतनी जानकारी। और इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया और केंद्र सरकार ने कितना अनुदान दिया है पंचायतों को, देखते हैं। षष्ठम व छठा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राशि पंचायती राज संस्थाओं तथा जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में क्रमशः 5, 20, 75 के अनुपात में। मतलब जो जिला परिषद है उसको 5%
और जो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर है उसे 20% और ग्रामीण क्षेत्र को 75% के अनुपात में वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं प्रस्तावित जिलेवार भारांक के आधार पर वितरित की जाएगी। जिस जिला में जितना पॉपुलेशन होगा उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा, लेकिन जो भी पैसा दिया जाएगा वो दिया जाएगा 5% जिला परिषद को, 20% ब्लॉक स्तर को, 75% ग्रामीण क्षेत्र को। ठीक है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा पैसा जाता है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। 15वें वित्त आयोग भारत सरकार की अंतिम रिपोर्ट में अनुशंसित अनुदान का 40% अनटाइड अनाबद्ध अनुदान एवं 60% टाइड आबद्ध अनुदान के रूप में होगा। 40% अनटाइड होगा और 60% टाइड होगा। और अनटाइड वाले रुपयों से क्या होगा, तो इस वाले लाइन में देखते हैं। अनटाइड अनुदान का उपयोग वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर, मतलब जो भी अनटाइड अनुदान है 40%, उसका इस्तेमाल वेतन और अन्य प्रशासनिक व्ययों में नहीं किया जाएगा, उसका वो टाइड में किया जाएगा। छोड़कर आवश्यकताओं जैसे स्ट्रीट लाइट, प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक परिसंपत्तियों, भवनों जैसे प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, सहकारी बीज एवं उर्वरक भंडारण केंद्रों, सड़कों की मरम्मत, फुटपाथ, उद्यान, खेल मैदान, शमशान स्थलों के रख रखाव की व्यवस्था को पूरा करने हेतु किया जाएगा। मतलब 40% में जो हमारे सीधे आंखों से दिख रहा है कि कहाँ गंदगी है, किस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे स्कूल, प्राइमरी स्कूल हो गया, जो डिस्पेंसरी होते हैं गाँव में, और जो खादों की दुकान होती है, सड़कों की मरम्मत, फुटपाथ, बगीचा, जहाँ पर खेल का मैदान हो, अगर अंत्येष्टि स्थल शमशान है गांव में तो उसका रख रखाव, इन सबको 40% पैसों से किया जाएगा। और बाकी के जो वेतन होंगे, किसी के अन्य प्रशासनिक कार्य होंगे, वो 60% के टाइड आबद्ध अनुदान से किए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय, इसका पंचायती राज मंत्रालय मंत्री कौन है, अभी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वित्त मंत्रालय एवं व्यय विभाग भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार अनुदान 50-50% की 2 किस्तों में जारी किया जाएगा, जिसमें से 50% टाइड अनुदान का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने एवं शेष 50% बुनियादी सेवाओं तथा पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जाएगा। तो जो पंचायती राज मंत्रालय और वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग द्वारा पैसा आएगा, उसका 50-50% 2 किस्तों में जारी किया जाएगा, जिसमें से 50% टाइड अनुदान का उपयोग होगा और 50 जो होगा वो बुनियादों सेवाओं के लिए, जैसे पेयजल आपूर्ति के लिए, स्वच्छता के लिए, जल का पुनर्चक्रण के लिए किया जाएगा। और जो 50% पहला वाला किया जाएगा टाइड अनुदान का, स्वच्छता के लिए, खुले से शौच जो मुक्ति है, घर घर शौचालय बनाया गया है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो था, हमने देखा केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों को फंड दिया जाता है। आपको याद रखना है 5-20-75 के अनुपात में पैसा दिया जाता है। 5 जिला परिषद के लिए, 20 ब्लॉक समिति के लिए और 75 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है, इसको हमने देख लिया, एनके सिंह को देख लिया। पंचायत की अवधि है 2021-22 से 2025-26 तक। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी बनना ही चाहते हैं तो आपने पूरी वीडियो देखी होगी, और देखी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो हमारी तीसरी वीडियो हो गई इस टॉपिक पे 10 मार्क्स वाले। उसके बाद चौथी, पांचवी, छठी आएगी। उसके बाद हम लगभग 100+ क्वेश्चनों का MCQ लेके आएंगे, जिसमें पूरा 6 के 6 टॉपिक आसानी से एक बार में कवर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। आप यूं ही बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।